हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्राकैम। हम लोग आज बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स 1 में कार्बोहाइड्रेट्स देख लिए थे। आज हम लोग प्रोटीन्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में जब बात की थी हम लोगों ने, तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, उनकी रिएक्शंस देखी थी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, और उनके टेस्ट चेक किए थे। इस क्लास में हम लोगों का फोकस प्रोटीन्स पे होगा, मेनली न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे विटामिन्स और हार्मोन्स के बारे में। तो हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपना बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2। तो बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2 जब शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। हमारी बॉडी में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा, और तुमने सुना होगा कई बारी कि प्रोटीन की कमी से ये हो गया, प्रोटीन की कमी से वो हो गया, हमारा मसल का टीयर एंड वियर हो रहा है। तो प्रोटीन बहुत एसेंशियल है। कहाँ कहाँ मिलते हैं? मिल्क में, चीज़ में, पल्स में, पीनट्स में, फिश में, मीट में, और बहुत जगह मिलते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग वीगन होते हैं, उनके लिए कैश्यू जो होता है, कैश्यू होता है, उसमें भी प्रोटीन होता है थोड़ा बहुत। और मेनली जो प्रोटीन मिलता है वो हमारा पिस्ताचियो में मिलता है। ठीक है। प्रोटीन जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है? प्रोटीन शब्द आया है प्रोटियोस से। कहाँ से आया है? प्रोटियोस से। प्रोटियोस मतलब होता है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है उसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो सारे प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स के। प्रोटीन मतलब था क्या अपना प्राइमरी इंपॉर्टेंस का, और एमिनो एसिड्स जो हैं वो सारे प्रोटीन से के क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर हैं। और कैसे एमिनो एसिड्स के? अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर हैं। तो एमिनो एसिड्स क्या हैं? एमिनो एसिड्स में दो तरह के ग्रुप होंगे। नाम भी क्लियर बता रहा है कि एक एमिनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। हम अल्फा एमिनो एसिड्स की हाइड्रोलिसिस से ही प्रोटीन मिलते हैं, तो हमारे सिलेबस में जो है वो केवल अल्फा एमिनो एसिड्स ही हैं। ठीक है। उनमें अलग फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जैसे हम अल्फा एमिनो एसिड की बात करें तो हम इसे अल्फा एमिनो एसिड क्यों कह रहे हैं कि इसके अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है। तो अल्फा पे एमिनो है और ये एक एसिड है, तो ये अल्फा एमिनो एसिड हो गए। ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान बात है। अल्फा एमिनो क्यों कहना है? क्योंकि अल्फा पोजीशन पे हमारा एक क्या लगा हुआ है? एक एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम अल्फा एमिनो एसिड कह रहे हैं। आगे बात करते हैं। प्रोटीन्स जो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स हैं वो हमारे एल एमिनो एसिड्स होते हैं। जैसे डी शुगर्स अवेलेबल होती हैं वैसे ही एल एमिनो एसिड्स होते हैं। एल इसलिए कहते हैं कि जो आर ग्रुप है उससे राइट हैंड साइड पे जब हम फिशर प्रोडक्शन बनाएंगे इसका, तो NH2 जो होगा वो लेफ्ट हैंड पे होगा। ठीक है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। जो नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स हैं वो एल एमिनो एसिड है, कैपिटल एल। एमिनो एसिड्स के नाम, उनके प्राइमरी वर्ड्स और उनके 3 लेटर एब्रिविएशन हम लोगों ने लिख रखी हैं। जिसमें ग्लाइसिन अकेला एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है। बाकी एलानाइन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन जिन पे स्टार लगा है वो कैसे हैं? वो हमारे जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, ठीक, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्पार्जीन, थ्रियोनाइन, सेरीन। उसके बाद अगर बात करें सिस्टीन, मिथियोनिन, फेनिलएनालाइन और ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टडीन और प्रोलीन। ठीक है। इन्हें याद करने के लिए, स्टार का मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड्स मैं बता चुका हूँ। इन्हें याद करने के लिए इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इन्हें बोलें कि वीके। अगर इसे बोलें ये वीके है, वीके गैप विद माई, ऐसे ऐसे 3 3 लेटर के फॉर्म में अगर मिला के पढ़ोगे तो जल्दी बात समझ में आएगी। गैप विद माई स्कार्फ, ठीक, गैप विद माई स्कार्फ एन LED। ठीक है। इन सबके नाम मैंने लिखे हैं, एक एक करके इनके नाम भी देखे जा सकते हैं। और स्टार जो लगे हैं वो क्या है? वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड है। इन्हें एक बार थोड़ा सा ध्यान देके देख लेना जिससे कि तुम्हें थोड़ा याद रहे। ठीक।
ज़्यादा मैं देखो शॉर्टकट्स में नहीं बता पाता हूँ, ये मेरी दिक्कत है। मैं शॉर्टकट बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि शॉर्टकट ज़्यादा बताए जाए। जैसे देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जब तक फोकस नहीं होगा तब तक शॉर्टकट्स काम नहीं आते, खासकर जेई एडवांस में। मेंस में तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट काम भी आ सकता है, लेकिन ऐसे शॉर्टकट आईआईटी तो कम से कम नहीं पूछता। नीट के कुछ सवालों में आता है, तो नीट के सवालों में कुछ कुछ किया जा सकता है, वो हम लोग चिंता नहीं कर रहे उसके, ठीक है। मतलब ये सवाल के बीच बहुत ज़्यादा निमोनिक बना के उसे रटने से कोई फायदा होने जाने वाला नहीं है। जो काम की बात है वो क्या है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड है, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड्स को हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। किसी भी चीज को जब हम केमिकली डिफाइन करते हैं तो उसे एसिड, बेसिक और न्यूट्रल कह सकते हैं। जब नंबर ऑफ NH2 ग्रुप जो हैं, जब नंबर ऑफ NH2 ग्रुप जो है वो कम होंगे किससे, COH ग्रुप से, तो हम उसे कहेंगे कैसा, एसिडिक। अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा है COH से, वो कैसा हो जाएगा, बेसिक। और जब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारा लिखा हुआ, मैंने छोटे में लिख दिया है तो ध्यान देने की बात है। एसिडिक जब COH ज्यादा है, बेसिक जब NH2 ज्यादा है, और दोनों जब बराबर होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस बात का हम लोग ध्यान रख सकते हैं, इतनी मुश्किल बात ये नहीं है, ठीक है। ज्यादा फोकस करके पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जैसे इतनी जरूरी बात है, लेकिन इसे हमने बहुत हल्के लाइट तरीके से बता दिया, ठीक। तो अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमें खाने पड़ते हैं खाने के साथ, अपने जो अपने खाने के साथ खाते हैं, जिसे डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है उसे हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। भाई जिसकी हमें कमी है वही हमारे लिए एसेंशियल चीज है, ये बात ध्यान रखना। नॉन एसेंशियल तो वो है जिसकी हमें कमी नहीं, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए एसेंशियल अभी तक नहीं है। जब पॉल्यूशन हो जाता है तो ऑक्सीजन भी एसेंशियल हो जाती है। कोविड हुआ तो ऑक्सीजन एसेंशियल हो गई थी, लेकिन जब फ्री में मिल रही है तो वो नॉन एसेंशियल है। तो बॉडी ने जब हमारे अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी ने सिंथेसाइज कर लिए अपने आप, वो कैसे हो गए, वो नॉन एसेंशियल हो गए। जो नहीं कर पाई, जो हमें डाइट के फॉर्म में खानी थी, वो कैसे हो गई, एसेंशियल हो गई, ठीक। अमीनो एसिड जनरली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, हाई मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट होता है, और बिहेव्स लाइक ज्यूटराइन। ज्यूटराइन क्या होता है, डाइपोलर आयन होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। होता क्या है कि अगर ध्यान से देखोगे तो ये एसिड है, ये एसिडिक ग्रुप है, और ये बेसिक है। तो एसिडिक और बेसिक ग्रुप जब एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो वो बेसिकली IMPT कर लेंगे। IMPT का मतलब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेंगे और वो क्या फॉर्म कर देंगे, वो बना देंगे ज्यूटराइन। तो ज्यूटराइन क्या है, डाइपोलर आयन है जिसपे कोई भी न्यूट्रल अमीनो एसिड एग्जिस्ट करता है, ठीक। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सारे नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बात मैं बता चुका हूं कि जितने भी एक्सेप्ट, क्या बात करें, अगर हम एक्सेप्ट बात करें ग्लाइसिन के, तो सारे कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर एल कॉन्फिगरेशन हैविंग। एल कॉन्फिगरेशन, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं कि एल कॉन्फिगरेशन का मतलब है आर ग्रुप से पहले कार्बन, कायरल कार्बन से फिशर प्रोडक्शन में NH2 ग्रुप किधर लगा होना चाहिए, लेफ्ट में लगा होना चाहिए, ठीक है। जब लेफ्ट में लगा है तो हम उसे कहेंगे L, जब राइट में लगा है तो D। शुगर्स कैसी थी, D। एमिनो एसिड कैसे है, L। और हमारी बॉडी पूरी कैसी है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड के केस में वो H+ आयन कंसेंट्रेशन है जिसमें जो ज्यूटराइन है, जो डाइपोलर आयन है, उसका किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ जाने का कोई मन नहीं करता, ठीक है। अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो चार्ज तो वैसे कैरिंग है नहीं, ज्यूटराइन चार्ज कैरिंग है, लेकिन हम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे नहीं लगा सकते, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। तो ऐसी पीएच, ऐसा H+ आयन कंसेंट्रेशन जिस पे ज्यूटराइन ना तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहता है ना निगेटिव की तरफ जाना चाहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। बेसिकली ये पीएच है, लेकिन हम इसे जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं तो हम इसे पीआई लिखते हैं, ठीक है। तो पीआई पे क्या होगा, द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइपोलर आयन विद नेट चार्ज 0। जब नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो जितनी ताकत से
पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ खींचेगा, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला खींचेगा, तो वो नेट फोर्स उन पे जीरो आ जाएगा और वो किधर भी मूव नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। पीआई के क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन जब एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा तब इस बारे में बात करेंगे। मेंस में पीआई का क्वेश्चन आने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी पीआई का क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है, पीआई इज इक्वल्स टू pk1 प्लस pk2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर आ जाए तो ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, जब अल्फा एमिनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब अल्फा एमिनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं तो वो CO और NH2 COOH जो है, COOH है जो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है और एमाइन ग्रुप है, वो आपस में कंडेंस होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि COH और NH2 में से वाटर लीव किया तो एक CONH लिंकेज बन गई। दिस CONH लिंकेज इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं इसे? डाइपेप्टाइड कहते हैं। डाइपेप्टाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो एमिनो एसिड से बनी होगी। डाइपेप्टाइड किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये दो एमिनो एसिड से बनी है। बात मेरी समझ में आनी चाहिए बिल्कुल यार, देखो है ना कि दो डाइपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं? कई लोग कंफ्यूजन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है भाई, लेकिन इसे डाइपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं? डाइपेप्टाइड कहने का रीजन ये है कि ये दो एमिनो एसिड से बनी है, इसलिए डाइपेप्टाइड है, ठीक। अगर तीन से बनती तो ट्राइपेप्टाइड हो जाती, लेकिन उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं? दो, ठीक। तो अगर हम ग्लाइसिन और एलानाइन से मिलकर बना दे तो इसे हम लिखेंगे ग्लाई एला। अब एक इसमें खास बात यह है कि जिसका हमने COH यूज किया, ये बात लिख लेना, वीडियो को रोक के लिख लेना, जरूरी बात बता रहा हूं कि जिसका हमने COH यूज किया वो पहले लिखा जाता है, जिसका NH यूज किया, H यूज किया, वो हम बाद में लिखते हैं। तो ग्लाई एला एंड एला ग्लाई विल बी डिफरेंट। काम की बात बताइए कि ग्लाई एला और एला ग्लाई जो है वो डिफरेंट है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो जिससे COH निकाला वो क्या है? वो है पहला लेटर, ठीक, पहला 3 लेटर एब्रिविएशन, और जिससे H निकाला NH2 से वो सेकंड है। तो एला ग्लाई और ग्लाई एला आर 2 डिफरेंट एमिनो एसिड्स। तो कई बार मेंस में ही सवाल पूछा गया है, इनफैक्ट नीट में ही पूछा गया और एडवांस में भी पूछा गया कि अगर दो मतलब एमिनो एसिड या 3 एमिनो एसिड दिए तो उससे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। इस बार 2023 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, 2023 में ये सवाल आया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक बार नहीं, 2 बार पूछा गया, ठीक है। नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, अगर हम पेप्टाइड्स की बात करें कि पेप्टाइड को क्या कहेंगे, अगर 2 एमिनो एसिड है तो डाइपेप्टाइड कहेंगे, 3 एमिनो एसिड है तो ट्राइपेप्टाइड कहेंगे, 4 एमिनो एसिड है तो टेट्रापेप्टाइड कहेंगे, और मोर देन 10 है तो हम उसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, ठीक। अब ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनका मोलर मास 1000 यूनिट से ज्यादा होता है, यूनिफाइड मास की यूनिट यू लिखी हुई है तो 1000 यूनिट से ज्यादा होता है, उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं इंसुलिन टाइप के जिनमें 51 एमिनो एसिड से भी काम चल जाता है हमारा, ठीक है। तो हर बार मतलब 100 से ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें, टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, तो मॉलिक्यूलर शेप के बारे में बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन हो सकते हैं। फाइब्रस प्रोटीन कौन से होते हैं? जिनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पैरेलल चलती हैं, ठीक है, और उन्हें पकड़ के रखने के लिए, उन्हें आपस में ज्वाइन रखने के लिए जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड मतलब SS बॉन्ड होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और उनका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे प्रोटीन्स वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, जैसे कैरेटिन और मायोसिन। कैरेटिन हम लोगों ने, तुमने जो हेयर ऑयल्स होते हैं उनमें बहुत ऐड आता है, देखा होगा कि कैरोसिन, सुना होगा कि कैरेटिन के बारे में बहुत बात करते हैं। तो कैरेटिन बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जो हेयर्स में होता है, वो हेयर में होता है, हेयर्स नहीं, हेयर में होता है, जो उसे हम लोग कैरेटिन या वूल या सिल्क, सेम ही वैरायटी होती है, ठीक है। और ये डेड प्रोटीन है, इसे सॉल्युबल प्रोटीन नहीं है। देखो बाल को तोड़ो, पानी में डालो, घुल गया क्या? नहीं घुला, तो कैसा है? फाइब्रस है, ठीक। फाइब्रस प्रोटीन है, जो पानी में डिसॉल्व ना हो वो फाइब्रस प्रोटीन डेड प्रोटीन है, ठीक, जैसे नेल्स है, ठीक। मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन वो होते हैं जिनकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो क्वाइल्ड होती हैं।
फाइब्रस में पैरेलल थी, इसमें क्वाइल्ड हैं, ठीक है। और वो स्फेरिकल शेप का ले लेती है, तो उन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं जैसे इंसुलिन और एल्बुमिन्स, ठीक। आगे बात करते हैं। अब जो स्ट्रक्चर और शेप ऑफ प्रोटीन है वो 4 अलग अलग तरह से लेवल पे पढ़ी जाती है, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अटैच्ड होंगे। कैसे अटैच्ड होंगे? स्पेसिफिक सीक्वेंस में अटैच्ड होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। जैसे ग्लाई एला एला ग्लाई PHELA, ऐसा इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होंगे, जिनमें लॉन्ग चेन तो होंगी लेकिन वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में गिवन होंगे, ठीक, तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह से एग्जिस्ट करता है, एक तो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में, ठीक। अब इनमें क्या होता है कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो फोल्डिंग हो जाती है, और उनकी फोल्डिंग में जो आपस में बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। तो जो एमाइड मतलब CO और NH के बीच में, एमाइड जो CO और NH के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दूसरी रिंग से जुड़ा होगा, ठीक। तो ये हमने अल्फा हेलिक्स बना रखी, ठीक। अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट कॉमन वे इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन forms all the hydrogen bond by twisting into a right-handed screw system। तो राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम तुमने एनसीईआरटी में फिगर बना देखा, इस तरह का उसमें बना हुआ है, ठीक है। ये राइट हैंड रूल की तरह, जैसे फिजिक्स में करते थे राइट हैंड थंब रूल, ये स्क्रू रूल यही होता है ना, कि ऊपर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह लगेगी, तुम बता पाओगे, ठीक। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें दिखाया गया। बीटा प्लेटेड शीट कैसी होती है? बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है कि वो स्ट्रेच्ड होते हैं, क्वाइल्ड नहीं होते, स्ट्रेच्ड होते हैं, और उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये इसमें दिखाई गई है, ठीक। अब जो 4 तरह के हैं ये मैंने एनसीईआरटी से लिख दिया है, फिगर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी लिख भी देता हूं मैं, जिससे कि कोई पंगे ना करे, है ना। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इसे नोट्स में देखोगे तो बड़ा सुंदर दिखाई देगा, जब व्हाइट हो जाएगी स्क्रीन तो इसे पढ़ भी सकते हो, ठीक। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, 2 सब यूनिट्स ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये क्वाटरनरी है, प्राइमरी है। तो देखो प्राइमरी में क्या हो रहा है? प्राइमरी में सीधे सीधे जुड़ रहा है, सेकेंडरी में ये हेलिकल हो गया, टर्शियरी में जो है वो फोल्डिंग हो रही है, हेलिक्स की भी फोल्डिंग हो रही है, ठीक है। तो लिखा हुआ है द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, फर्दर फोल्डिंग इज कॉल्ड ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी सीधी, सेकेंडरी क्वाइल्ड, टर्शियरी क्वाइल्ड की फोल्डिंग, ठीक। और फोर्सेस सब में जो है वो कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड चेंज और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पेप्टाइड चेन्स रिफर्ड टू एज सब यूनिट्स, और स्पेशल अरेंजमेंट जो है इनका है वो सब यूनिट्स वो है, वो हम क्या कहते हैं? उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे ज्यादा क्योंकि ट्विस्टेड ज्यादा है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो बात आती है काम की, उसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि हम लोग इन जनरल डे टू डे लाइफ में प्रोटीन के डीनेचुरेशन की बात करते हैं। प्रोटीन डीनेचुरेशन तब होता है जब किसी भी प्रोटीन पे केमिकल चेंज आ जाए, या फिर उसमें कुछ जो चेंज आए अपना वो टेम्परेचर की वजह से आ जाए। कैसे चेंज आता है इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं हमने एक एग लिया जो अभी रॉ एग था, फिर हमने उसे बॉईल किया, तो एग के अंदर यॉल्क होता है। अगर हम उसका ऑमलेट बनाते तो ये वो कैसा निकलता है? यॉल्क के फॉर्म में तो वो किस फॉर्म में निकलता है? वो यॉल्क के फॉर्म में निकलता है। यॉल्क के फॉर्म में जब हम उसे हीट करते हैं तो ऑमलेट बन जाता है, या फिर अगर हम बॉइल्ड एग को ही हीट करें तो वो थिक हो जाता है अंदर और यॉल्क की येलो बॉल हमें दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टेम्परेचर देने से ब्रेक हो जाते हैं, और उनके ब्रेक होने से अनफोल्डिंग हो जाती है और वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसीलिए जब कहते हैं कि जब अंडे को बॉईल करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है ना कि घटती है। ये हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि अंडे को जब लिक्विड होता है तो उसके लिक्विड फेज में एंट्रोपी ज़्यादा होती है, और कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है तो उस फेज में एंट्रोपी कम होगी, ठीक है। लेकिन जब एग को बॉईल करते हैं तो बॉइल्ड एग की एंट्रोपी ज़्यादा होती है ड्यू टू द अनफोल्डिंग ऑफ द
कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, तो डीनेचुरेशन से क्या होता है, डीनेचुरेशन से सेकेंडरी और जो टर्शरी स्ट्रक्चर हैं वो टूट जाते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहते हैं क्योंकि उनमें इंटेंगलमेंट कम होता है। तो बॉइलिंग ऑफ एग और कर्डिंग ऑफ मिल्क इनके क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करें एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो बायोकैटलिस्ट हैं जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को करने में मदद करते हैं। जैसे हमने लैक्टोबैसिली का नाम सुन रखा है, ठीक है, जो मिल्क को कर्ड करने के काम में आता है और वो डाइजेशन ऑफ फूड के भी काम आता है। ठीक, जो ऑल एंजाइम्स हैं वो ज़्यादातर एंजाइम, जो ऑल एंजाइम्स का मतलब जो ज़्यादातर एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो लॉक इन की मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। लॉक इन की मैकेनिज्म का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर चाबी ही होगी। ठीक, हर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी है तो उन्हें लॉक इन की मैकेनिज्म कहते हैं, वो पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, जैसे अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टेज जो वो एंजाइम होगा वो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, किसे, माल्टोज को। तो ऑक्सीडो रेडक्टेस एंजाइम्स हैं जो कैटालाइज करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। किसी भी एंजाइम के नाम के आगे, किसी भी कंपाउंड के नाम के आगे अगर हम एस वर्ड का यूज कर रहे हैं तो हम उसे एंजाइम के नाम से समझ सकते हैं। विटामिन क्या है, विटामिन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्मॉल अमाउंट में हमारी डाइट में जरूरत होती है, जिनसे हमें क्या होता है, पर्टिकुलर डिसीज से फाइटिंग में मदद मिलती है। इन कंपाउंड्स का जब हम लोग लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम इन्हें वाटर सॉल्युबल कह सकते हैं और वाटर इनसॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसे केमिकली लिखना शुरू करते हैं तो हम ये कहते हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन है और वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल होंगे जो वो वाटर इनसॉल्युबल होंगे। फैट का मतलब बेसिकली ऑयल में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो डिजोल्व हो जाए, जैसे A, D, E, K, ये कैसे हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, वाटर इनसॉल्युबल, और ये लिवर और एडाइपोज में, टिश्यूज में स्टोर होते हैं। ठीक है, फैट स्टोरिंग है। और वाटर सॉल्युबल जैसे बी, विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम लोगों को रेगुलरली इनटेक करना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने कहा बी कॉम्प्लेक्स की या B12 की गोलियां, बीकासूल टाइप की हम लोग खाते हैं, या लिम्सी टाइप की विटामिन सी की गोलियां, या फ्रूट्स खाते हैं, साइट्रस, जिनसे हमें रेगुलरली विटामिन बी और सी मिलता रहे। क्योंकि जब हम जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो बेसिकली ये फ्लश आउट हो जाते हैं, एक्सक्रीटेड हो जाते हैं यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें विटामिन B12 के अलावा बाकी सारे विटामिन बी के जितने भी कंपोनेंट हैं वो हमें खाने पड़ते हैं, जिससे कि वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहे। ये अलग अलग विटामिन के सोर्स लिखे हुए हैं और उनसे होने वाली बीमारियां लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी की टेबल है, इसे बिल्कुल याद रखना है भाई। मैं टेबल पढ़ूँ उससे समय बर्बाद होगा, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन बहुत ध्यान से सुना करो। एक तो मैं सब चीज़ों के लिए कहता नहीं हूँ, लेकिन जैसे कह रहा हूँ तो ध्यान से सुनो भाई, है ना, कि ये टेबल हर किसी को याद होनी चाहिए। एक तो लाइफ में भी काम आएगी और ऊपर से एनसीईआरटी से बेस्ड टेबल पे सवाल जो आ रहे हैं वो मेंस में आ रहे हैं। इस बार 2-3 सवाल विटामिन के सीधे सीधे पूछे गए और इसी टेबल से थे, तो उसे हम लोग ध्यान से याद करेंगे। ठीक है, तो विटामिन A, B, C, D, E, K। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स जो बेसिकली हमें हेरिडिटी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफरेंस का जो काम है वो न्यूक्लिक एसिड्स करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो हम लोगों ने मेन सुन रखे हैं वो डीएनए और आरएनए सुन रखे हैं, लेकिन जो हेरिडिटी के फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर करते हैं उन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। बायो वाले, नीट वाले बच्चे इस बात को आसानी से समझते हैं और मेरे से ज़्यादा जानते भी हैं। ठीक है, देखो मैं तो हूँ मैथ वाला बंदा, मैंने नीट तो कभी, बायो तो पढ़ी नहीं, बायो कभी मतलब MSc में पढ़ी है ना, मास्टर्स में बायो 100 नंबर का पेपर पढ़ा यार, बड़ी मुश्किल था, जैसे तैसे खत्म हुआ मेरे से। ठीक है, मेरे को नहीं, जिनको बायो अच्छी लगती है उनके लिए बहुत अच्छी है, वेल एंड गुड है, उन्हें अच्छे से बायो पढ़ के नीट क्वालिफाई भी करना चाहिए क्योंकि वी नीड डॉक्टर्स। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी हैं, उन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं और वो प्रोटीन और अदर टाइप के बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दो तरह के मेन न्यूक्लिक एसिड हैं। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये मैंने बीटा राइबोस और बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस बनाया है। तो बेसिकली डीऑक्सी का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर ध्यान से देखो तो मैंने OH को सर्किल कर रखा है यहाँ पे और यहाँ पे H है, तो मैं डिफरेंशिएशन बताने के लिए। राइबोस का स्ट्रक्चर हम पहले जानते हैं, जो राइट में था उसे नीचे लिखेंगे।
डीएनए में कौन कौन से बेसेस हैं? डीएनए में बेस होते हैं एटीजीसी, जिसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन कहते हैं, इनके नाम याद रखेंगे। और आरएनए में जो डीएनए में एक बेस है 4 थाइमिन की जगह, उसकी जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो एयूजीसी और एटीजीसी, आरएनए में क्या है? एयूजीसी, ठीक है। तो ये एटीजीसी के स्ट्रक्चर हैं। एटीजीसी के स्ट्रक्चर बेसिकली एनसीईआरटी में बने हुए हैं, अगर हम ध्यान दें थोड़ा तो। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, इसमें 2 तरह के बेस हैं। एक हम पिरिडीन बेस कहते हैं और दूसरे कैसे हैं? पिरिमिडीन बेसेस हैं, ठीक है। पिरिडीन जिसमें 6 मेंबर की रिंग है नाइट्रोजन की केवल, वो पिरिडीन है। जिसमें 6 मेंबर से ज़्यादा की रिंग है यानी कि ऊपर वाले दोनों, वो पिरिमिडीन बेसेस हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड उसमें क्या होता है? 1 प्राइम पोजीशन पे एक सुगर मोइटी जुड़ी होती है, ठीक, उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1 प्राइम पोजीशन ऑफ द शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड को किसी फॉस्फोरिक एसिड से जोड़ देते हैं 5 प्राइम पोजीशन पे, तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। 1 प्राइम पोजीशन पे जोड़ के बेस से क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बना। और 5 प्राइम पोजीशन पे जब उसी यूनिट को उठा के 5 प्राइम पोजीशन पे जोड़ देंगे, तो किससे? फॉस्फोरिक एसिड से, तो हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। तो ठीक है, तो ये जैसे 3 प्राइम, ये कौन सा है? 1 प्राइम है, और ये 5 प्राइम है, और ये 3 प्राइम है। तो 3 प्राइम और 5 प्राइम को मिलकर हमने ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बना दी। ये भी मैंने एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट फिगर ले लिया है आप लोगों को, जिससे कि कुछ नया ना याद करना पड़े। देखो, मैं चाहूँ तो ये फिगर बना भी सकता हूँ या और कहीं अच्छे सोर्स से भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं खुद तो बनाऊंगा नहीं, ऑब्वियस बात है, लेकिन मैं एनसीईआरटी के फिगर ऐसा उठा के इसलिए रखता हूँ जिससे कि तुम्हें एनसीईआरटी की फैमिलियरिटी बनी रहे तुम्हारे साथ। देखो, एनसीईआरटी पढ़ना मुश्किल काम है, ये मैं बात जानता हूँ, लेकिन उसके फैमिलियराइज रहना, उसके जोन में चले जाना और उससे पढ़ते रहना जिससे कि नंबर बढ़े, ये ज़रूरी बात है बहुत, है ना। इसकी अहमियत बाद में समझ में आती है, ठीक। इन सिंपल वे अगर हम कहें तो क्या होगा? शुगर से बेस जुड़ा होगा, उससे फॉस्फेट जोड़ देंगे तो बेस, शुगर और फॉस्फेट की एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। 2 न्यूक्लिक एसिड्स आर बॉन्डेड टुगेदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ बेसेस। पेयर कौन कौन बनाता है? ए टी के साथ बेस पेयर बनाता है और जी सी के साथ बना। ए और टी के बीच में 2 डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड होता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो इस फिगर में आसानी से दिखाया गया। ये भी मैंने एनसीईआरटी से उठा रखा। आरएनए का स्ट्रैंड जो होता है वो अपने आप में ही फोल्डेड बैक हो जाता है। आरएनए 3 तरह के होते हैं बेसिकली: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। जब तुम बायो वालों ने तो इनके फंक्शंस भी पढ़ रखे हैं कि मैसेंजर आरएनए का काम होता है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, ट्रांसफर आरएनए उस इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करके ले जाता है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं। डीएनए जैसे क्या है? डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। अगर हमें पता करना हो कि हमारे पूर्वज कौन थे या किसी बच्चे का पिताजी कौन है या माँ कौन है, तो हम क्या करते हैं? डीएनए टेस्ट करते हैं। नहीं, मूवीज में दिखाते रहते हैं इसका डीएनए टेस्ट कर लो, उसका डीएनए, तो ये डीएनए टेस्ट करते हैं, ठीक। डीएनए की एक खास बात यह है जो बाकियों में नहीं होती, जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ लिविंग नहीं है, हम लोग नॉन लिविंग पार्टिकल से बने हुए लिविंग बीइंग है। तो वो डीएनए की वजह से, क्योंकि डीएनए की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है अपने आप को कैसे कर लेना? डुप्लीकेट कर लेना बाय सेल डिवीजन, ठीक। सेल डिवीजन तुम लोगों ने 9-10 में सुना होगा, ठीक। उसी से हम सारी पूरी कायनात बनी हुई है, पूरी धरती उसी से बनी हुई, सेल डिवीजन की वजह से हम लोग एक्सटेंस में आए। और जो डीएनए है वो आइडेंटिकल ही किसी अपने डॉटर न्यूक्लियाई में ट्रांसफर होता है, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियाई का, डॉटर सेल का मतलब है कि जो कुछ भी होगा, बच्चा कहने का मतलब नहीं, डॉटर मतलब जब बोलते हैं तो हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई, इनफैक्ट अपना रेडियो एक्टिविटी में भी डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। जो अनदर फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। एक्चुअली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल इन द सेल, ठीक है। अब हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, तो पूरी बात सुन लेना, क्योंकि लास्ट तक आते आते थकान हो जाती है, मैं जानता हूँ इस बात को, मैं इसीलिए वीडियो छोटे बना रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो और नोट्स को ध्यान से पढ़ोगे तो नंबर पक्के आएंगे, ठीक है।
हार्मोन्स आर इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड मिक्स डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, डायरेक्टली खून में मिल जाते हैं। हार्मोन्स जो है उन्हें 3 तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टेरॉइड होते हैं, तुमने अभी कोविड में बहुत दवाइयों के नाम सुने होंगे कि स्टेरॉइड दे रहा है, स्टेरॉइड दे रहा है। स्टेरॉइड मतलब जैसे एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस, पॉलीपेप्टाइड जैसे इंसुलिन और एंडोर्फिन्स, और एमिनो एसिड्स डेरिवेटिव जैसे एपाइन फोरिन और नॉरपाइन फोरिन, ठीक है। हार्मोन्स और उनके फंक्शंस मैंने लिखे हैं। जैसे इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है उन्हें दी जाती है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब मान लो अगर किसी को लो ब्लड शुगर हो गया तो उसे ग्लूकोजन चाहिए होती है जिससे कि ब्लड शुगर वो इंक्रीज कर पाए। थायरॉक्सिन बेसिकली जो लोग कहते हैं कि मेरे को थायराइड हो गया, वो लेथार्जीनेस को बढ़ाती है और ओबेसिटी को बढ़ाती है, मोटापे को बढ़ाती है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ठीक, कंट्रोल्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मॉड्यूलेट्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड स्ट्रेस लेवल्स। ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है जिन्हें मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, ठीक, ये कंट्रोल क्या करता है, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द किडनी, ठीक। टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। एस्ट्राडाइल, ये क्या है, फीमेल सेक्स जो क्रोमो हार्मोन है मेन, ठीक है। प्रोटेस्टेजोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है जब यूटेरस में वॉम में जो इम्प्लांटेशन करते हैं, जब एग का होता है तो उसके लिए प्रोटेस्टेरोन होता है, ठीक। ये बेसिकली जब मतलब अब तुम बात समझिएगा क्या ही मैं बोलूँ इसके आगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि यूटेरस में जब फर्टाइल एग जाता है, सब लोग हम लोग बायो वाले अगर होंगे तो बात आसानी समझेंगे। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है तो यूटेरस में फर्टाइल एग को तैयार करने के लिए मतलब प्रिपरेशन करते हैं यूटेरस को कि वो फर्टाइल एग को अडॉप्ट कर पाए, तो उसके लिए प्रोटेस्टेरोन यूज होता है, ठीक। तो ये हार्मोन्स थे। इसके बाद थोड़ी रफ स्पेस इसलिए है क्योंकि तुम अपना बढ़िया से अगर कोई बात मेरे से रह गई हो इन केस और तुम्हें कोई क्वेश्चन मिला हो मतलब अपना जेई के पेपर में या नीट के पेपर में, तो उसे भी यहाँ पे पेन डाउन कर लो और नोट्स को कंप्लीट कर लो। 1-2 पेज में इसीलिए छोड़ देता हूँ। वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाओ यार, जिससे थोड़ा सा मेरे को भी इंथू बना रहे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तुम्हारे पास तक लेके आऊँ। जेई मेंस के लिए इस बार टाइम कम है, एक बार जेई मेंस अच्छे से दे लो। एडवांस के लिए मैं बहुत अच्छे से प्लान करके आऊँगा, तो मैं पूरा सिलेबस लगभग मैं डिस्कस करूँगा PYQ के थ्रू, तो उसके लिए तैयार रहना। और नीट के लिए भी बिल्कुल नीट के PYQs डिस्कस करने की कोशिश करूँगा मैं कि वो भी डिस्कस हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक मेरी बात पहुँचाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा तो लगता ही है यार, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।